हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का सैंपल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया। सैंपल पेपर इस समय आपके लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। सिलेबस पूरा हो चुका है तो आप अपने कंप्लीट सिलेबस को जो है रिवाइज करके और सैंपल पेपर लगाइए। 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे का टाइम देकर टाइमर सेट करके और तब आप सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। किस पोर्शन में कितना टाइम लगता है उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ वीक हो और कहाँ आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो आज हम पहले हिंदी का करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपका जो साइंस का सैंपल पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। और जो सैंपल पेपर होते हैं ना अभ्यास प्रश्न पत्र, तो ये जो है आपका जो फाइनल पेपर होता है उसको एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसके अभ्यास के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है खंड क, इसमें अपठित अंश दिया गया है, तो इसमें जो गद्यांश है इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार जो जल्दी जल्दी इसकी रीडिंग ले लेते हैं। कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करता नजर आया था। योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। समय भारत निहित था। यह भारत की सॉफ्ट पावर के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत विश्व का ऐसा अनूठा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर उसकी सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक कौशल पर आधारित है। सॉफ्ट पावर के लिहाज से शक्तिशाली तो कई देश हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी संस्कृति को पश्चिमीकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गांठने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत क्या है, भारतीय जो सांस्कृतिक एकता और उसी में भरपूर विविधता वाला देश है। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसकी आकांक्षाओं से भरी हुई सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से भरी हुई जीवंत जनसंख्या है, जिसकी अथाह सांस्कृतिक गहराई है, अपार तकनीकी क्षमता है और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसके हजारों हाथ हैं। विश्व में भारत की छवि एक ऐसे सौम्य देश की है जो लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह निश्चिंत है, जो विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, यानी पहले किसी पे हम अटैक नहीं करते हैं, और जिसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को निकट और जो तमाम दूर देशों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है। यानी हमारे पास पावर तो है लेकिन वो किसी के लिए खतरनाक नहीं है, जो अपनी सहस्त्राब्दियों द्वारा पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज की दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रुचि पैदा करता है। तो विश्व में भारत की छवि जो है एक सौम्य देश की है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन जो है वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला दिया गया है लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता का समर्थक है, विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है। तो यहाँ पे ये फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा ये ठीक नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है, तो ग हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड देखिए, गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है। तो योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता है, अलोकप्रियता है, तंत्र मंत्र जादू टोना की लोकप्रियता। तो ये तीनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क इसका आंसर हो जाएगा, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता है। गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या में किस क्षेत्र में अथाह गहराई है। ठीक है, तो देखिए समुद्र में, संस्कृति में, धरती में, विलासिता में, तो आंसर हमारा जो है ख हो जाएगा संस्कृति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है। तो क्या पैदा करता है, इसमें आंसर आपका क हो जाएगा, कौतुक और रुचि। ये हमने लास्ट वाला जो लाइन थी उसी में पढ़ा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कथन और कारण में बढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। कथन क्या है, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल ठीक है कि लोकप्रियता जो है विश्व भर में बढ़ रही है। और कारण क्या है, क्योंकि अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में करते हो, एसएसटी में करो, साइंस में करो, तो जो कथन होता है ना उसके बाद आप किंतु, परंतु, बट, इफ ये लगा के देखिए। अगर आपको उसका वहां से आंसर नीचे मिल जाता है, इट मीन्स कि वो जो कारण आपको मिल रहा, मतलब कारण जो मिल रहा है, अगर वो ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो आपका जो है आंसर ए हो जाता है उसके अंदर। क्लियर। तो लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करें क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि
योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो जो है प्रसन्नचित्त रह सकता है, तो इसका आंसर ग हो जाएगा। ए सही है और कारण भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित दो पद्यांश दिए गए हैं और प्रश्न दिए गए हैं जिनसे चुनकर हमें लिखना है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भले, सब जगह सब काल में वे मिले फूले फले। उसके बाद देखिए पद्यांश ये जो है काफी बड़ा दिया गया है। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, यानी जो काम जिस दिन करना हो उसे उसी दिन करना चाहिए, अगले दिन पर नहीं टालना चाहिए। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुख कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से भी कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है कौन वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए नहीं। तो ये पद्यांश का अब क्वेश्चन दिए गए हैं। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु कथनों को पढ़कर सही विकल्प बताने हैं। हमेशा कथन है, हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सही विकल्प केंद्रीय भाव हेतु सही विकल्प आपको बताना है। भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है। भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता जो है वो क्या करते हैं, रास्ता वो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए फर्स्ट हमारा ठीक है और फोर्थ भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते कर्म करके रास्ता निकालते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे थर्ड जो आंसर है ना, ये भी इसमें भी कुछ ठीक है कि भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है, लेकिन ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। और अगर देखा जाए तो थर्ड जो है वो सेकंड के साथ दिया हुआ है, जबकि सेकंड तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट एंड फोर्थ वो बिल्कुल सही है। तो घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश में कैसे दिन को कैसा होने की बात कही है। बुरे दिन अच्छे होने की, ठंडा दिन गर्म होने की, वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनाने की, या बदली वाले दिन से धूप वाले दिन। तो कैसे दिन को कैसा होने की बात कही है, बुरे दिन अच्छे होने की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट है, कविता में कवि ने आज का काम कब करने की बात कही है। तो आज का काम आज ही करने की बात कही गई है। कवि भूल कर भी क्या नहीं करने की बात कह रहा है। तो इसमें देखिए दूसरों का मुंह देखना, दूसरों को कष्ट देना, और इसमें जो आगे दिया गया है दूसरों को सलाह देना और दूसरों की मदद करना। तो इसमें जो है क्या है, दूसरों का मुंह देखना, इसके बारे में कवि ने जो है मना किया है कि ये नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 है, चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है। कथन पढ़कर सही विकल्प बताना है। तो पहला दिया गया है, कथन संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। चुनौतियां व्यक्ति को क्या बनाती है, मजबूत बनाती हैं। तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा देश संघर्षशील लोगों का देश है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड हमें इसमें अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो कथन 1 और 2 जो है वो सही है। तो इसका आंसर ख हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, हर किरणें तेरी संदेश वाहिका। तो इसको बच्चों आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर हम पढ़ देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, फिर वीडियो हो जाती है बहुत लंबी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके आंसर हम देख लेते हैं। इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, वह आदि पहला दिया गया है, वह आदि अंत से मुक्त, उससे ही सूर्य प्रकाशित है, किरणें उसकी संदेश वाहिका हैं, और अगला है उसका उपासक हमेशा से ऋणी है। तो इसके अंदर जो है चारों ही ऑप्शन जो है क्या है, ठीक लग रहे हैं। तो इसमें क्योंकि देखिए केंद्रीय भाव जो है वो अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है, तो इसमें चारों ही ठीक लग रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2, 3 और 4 जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, काव्यांश के अनुसार किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी है। तो वो क्या है, संपूर्ण सृष्टि। इसका आंसर हो जाएगा घ। काव्यांश के अनुसार उसके आगे क्या नन्ही बूंदे हैं। तो क्या नन्ही बूंदे हैं, आकाश गंगाएं वो जो है क्या है, नन्ही बूंदों की तरह है। नेक्स्ट है, काव्यांश के अनुसार उसके चरणों को छूने के लिए कौन ललायित है। तो कौन ललायित है, हिमगिरी जो है उसके चरणों को छूने के लिए ललायित है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5,
हर किरण संदेश वाहिका और पवन उसके गीत गाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दिया गया है वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टि का कर्ता भरता और हरता है, वह भाईचारे का पालन नहीं करता, प्रकृति भी उसकी वंदना करती है। तो इसके अंदर फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और लास्ट में जो है फोर्थ वन भी सही है। ठीक है, थर्ड वन इसका गलत है। तो इसमें 3 सही है, तो हमारा आंसर जो है वो घ हो जाएगा। पहला, दूसरा और फोर्थ जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रस्थान शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग होता है जो मूल शब्द के कहाँ लगता है, जो मूल शब्द के आगे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग होता है और पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे प्रस्थान जो है, यानी इसमें उपसर्ग क्या है, प्र जो है इसके अंदर उपसर्ग है और पीछे मूल शब्द क्या है, स्थान है। उसके बाद अधि उपसर्ग वाला शब्द है, तो अधि उपसर्ग वाला शब्द क्या है, अधिगम। क्लियर, ये हो जाएगा। अधिगम के साथ क्या लग गया, उपसर्ग, अधि लग गया। सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सजावट, ठीक है, यानी इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, आवट। देखिए सजा, सजा तो मूल शब्द हो गया और इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है आवट, तो क्या हो जाएगा, आवट, और सजा तो सजावट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय एवं मूल शब्द को के सही विकल्प के रूप को चुनिए। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रकाश जमा इत, शासक जमा किय, भावुक जमा ता, भावुकता बन जाता है, मानव जमा इय। तो इसमें क्या रहेगा इसका आंसर, ये आपको देखना है। तो इसमें देखिए, सो इसके अंदर देखिए प्रकाश जमा इत, ठीक है, प्रकाशित हो जाएगा, ये इसमें गलत है, भावुकता हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए 1 और 2 को सुमेलित करना है और सही विकल्प चुनना है। तो अनुमान है अनु जमा मान, प्रभाव है प्र जमा भाव और स्वदेश है स्व जमा देश। तो इसमें देखना है हमें फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच करना है और सेकंड का फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट, तो घ जो है इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको विकल्प देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। कॉलम 1 और 2 को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो महात्मा, तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए महात्मा यहाँ पर कौन सा समास है, ये है यहाँ पर कर्मधारय समास। क्लियर, माता पिता जब इस तरह से जोड़ा दिया जाता है तो ठीक है, तो ये जो है दिन दिन रात है, जैसे माता पिता है, सुख दुख है, तो ये कौन सा होता है, ये द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व। और जहाँ पे संख्या की बात की जाती है, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं, तो ये क्या होता है, ये द्विगु समास होता है। तो अब आप मैच कर सकते हो, पहले के साथ दूसरा होना चाहिए, तो इसमें ये 2 ऑप्शन है, दूसरे के साथ तीसरा होना चाहिए, तो पहले के साथ दूसरा और दूसरे के साथ तीसरा, ये ऑप्शन है। तो ख जो है इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, लंबोदर समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा। तो लंबोदर जो है इसका सही विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर, तो लंबा है उदर, यानी ख इसका राइट आंसर होगा। नौ रत्नों का समूह का समस्त पद क्या होगा, तो नौ रत्न यानी नव रत्न, ग इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण क्या है। तो तत्पुरुष में क्या है, जैसे कर्ता ने कर्म से, कर्ण के लिए, संप्रदान के लिए, अपदान से, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, तो इस तरह से तत्पुरुष समास हमें देखना है। तो इसमें हो जाएगा अकाल से पीड़ित, ख इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 5 है, चंद्र है शिखर पर जिसके, शंकर जी, तो यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है। तो इस तरह का जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो आप समास के जो भी टाइप्स हैं उन सबको एक बार अच्छे से जरूर रिवाइज करके और तब जो सैंपल पेपर है वो लगाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। पहला है, कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा। तो अभी गया नहीं है, तो नहीं है यानी कैसा वाक्य है, ये निषेधावाचक वाक्य है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो एक सिंपल सी बात कही गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कोई आज्ञा नहीं दी गई है, तो ये एक विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। जिसमें सिंपल स्टेटमेंट होती है ना, तो विधानवाचक वाक्य होता है। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य बहुत ही आसान है, जिसमें प्रश्न हो, केवल एक के पीछे इस तरह से जो कड़छी है वो लगी हुई है, तो ये हो जाएगा नैमिषारण्य किस राज्य में है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मैं लिखता हूं वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण क्या होगा। तो देखिए, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, मैं लिखता हूं,
तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, क्या मैं लिखता हूँ, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण क्या होगा। आज्ञा, आज्ञा यानी जिसके अंदर हमें परमिशन देनी है, आज्ञा देनी है। तो इसमें देखिए, तुम खेलने जाओ, एक तो आज्ञा दी गई है तुम खेलने जाओ, क्या तुम जाना चाहते हो तो इच्छा हो गई, ये तो तुम क्यों जाना चाहते हो प्रश्न हो गया, तुम कहाँ जाना चाहते हो प्रश्न हो गया। तो इसमें आज्ञा दी गई है तुम खेलने जाओ, ऑर्डर दिया गया है इसमें, ठीक है, क में। उसके बाद नेक्स्ट है अलंकार पर आधारित प्रश्न जो है उनको करना है। पहला है निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानना है आपको। तो रूपक अलंकार होता है जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप होता है, ठीक है। तो इसमें घ आपका सही आंसर हो जाएगा, आए महंत वसंत। उसके बाद यमक अलंकार का सही उदाहरण है, यमक अलंकार होता है कि जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है लेकिन उनका जो अर्थ होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा काली घटा का घमंड घटा, तो ये घटा जो है एक तो जो बादलों वाली घटा है और एक घटा यानी कम होना, तो इस तरह से होता है यमक अलंकार। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपमा अलंकार जो है होगा। उपमा अलंकार कौन सा है इसके अंदर, तो उपमा अलंकार जो है फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो इसका ख आंसर हो जाएगा। मसक समान रूप कहीं तो उपमा अलंकार होता है जैसे जिसमें सा जैसा इस तरह से दिया गया हो। नेक्स्ट है नंबर 4, उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण दीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जिसके अंदर जैसे मानो मनहु जानो जनू इस तरह के शब्द हो ना, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये ख इसका आंसर हो जाएगा, लट लटकनी मनु मत मधु पगन मादप मधु ही पिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जहां पर दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो वहां शब्द एक से अधिक आवृत्ति हुए कौन सा अलंकार होगा। तो ऐसा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। जैसे हमने अभी पढ़ा काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो ये कौन सा है, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो ये आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। तो इसको अच्छे से बच्चों यहाँ पे आप रीड कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है, तो बताइए आप किससे कीमती रहा है। मेरे आंसर करने से पहले कोशिश कीजिए कि आप आंसर कर दे, तो हमेशा टोपी से जो है कीमती रहा है, क्लियर। उसके बाद देखिए लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां निछावर होती हैं, तो जल्दी से बताइए एक पे कितनी टोपियां निछावर होती हैं, 2500 टोपियां जो है वो निछावर होती हैं। लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा है, तो किसका जूता फटा है, प्रेमचंद जी का जूता जो है वो फटा हुआ है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। बच्चे सभी जानते हैं कि जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है प्रेमचंद के फटे जूते। नेक्स्ट देखिए गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है, तो गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत 8 आना बताई गई है, फिफ्थ का ख हो जाएगा। अगला है गद्य पाठों को आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको चुनकर लिखना है। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में क्या पुरस्कार जो है वो दिया गया था, तो क्या पुरस्कार दिया गया था यहाँ पे, उनको दिया गया था एक चांदी का कटोरा। ऑप्शन आपके पास है, लोटा है, मग है, चांदी का गिलास है, तो उनको चांदी का कटोरा दिया गया था। लहासा की और पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी, तो जो घोड़ा है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज तेज था, भाग रहा था, बैठ गया था, तो घोड़ा जो है वो कैसे चल रहा था, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, तो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं वहां से ये लिया गया है, तो ये आप बच्चों एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, भयानक पंक्ति है, ठीक है, कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। कि बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर खिलौने छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा आप कह सकते हो इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर दिया गया है कैसी सड़क पर बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं, रेत से है, कोहरे से है, पानी से है, गड्ढे से पटी सड़क पर। तो कोहरे से ढकी सड़क पर जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है, सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, जो उसकी उम्र में करना चाहिए वो काम छोड़कर बच्चे काम पर जा रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए तीसरा है, काव्यांश के अनुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दीमक, चूहों, झिंगुरों या तिलचट्टों ने? तो बच्चों दीमक ने खा लिया है। काव्यांश के अनुसार किसमें ढह गई है मदरसों की दीवारें? तो किसमें ढह गई है? आंधी में, बाढ़ में, भूकंप में या सुनामी में? तो भूकंप में जो है वो मदरसों की दीवारें वो क्या हो गई हैं? ढह गई हैं। उसके बाद इस पद्यांश के रचयिता कौन है? तो इस पद्यांश के रचयिता कौन है? राजेश जोशी जी जो है वो इस पद्यांश के रचयिता हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कैदी और कोकिला कविता में गहना जो है वो किसको कहा गया है? तो कैदी और कोकिला कविता में बताइए गहना चार दीवारी को, हथकड़ियों को, कोयल को या कोल्लू को? तो जो हथकड़ियां लगाई गई थी उनको जो है क्या कहा गया है? गहना कहा गया है। ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो ग्राम श्री कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जो है वो ग्राम श्री कविता जो है उसके रचयिता हैं। ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आपको ये देखिए सारे वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही आसानी से आप अपनी जो बुक है, जो भी टीचर्स ने आपको क्वेश्चंस लिखवाए हुए हैं वहां से आप इनको कर सकते हो। ठीक है। ग्रामर का जो पोर्शन है व्याकरण का वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है जो आपके एमसीक्यूज थे। तो ये जो क्वेश्चंस है इनको आपको खुद से लिखना है। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये सारे आपको देखिए 4 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और उसके बाद आपको दिया गया है देखिए इस तरह से रचनात्मक लेखन का जो है 20 नंबर का 20 अंक का आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। गुरु शिष्य परंपरा पर संकेत बिंदु दिए गए हैं या पर्यावरण प्रदूषण पर, इस तरह से विज्ञान के चमत्कार हैं। तो किसी एक पर आपको लिखना है तो बहुत ईजी हो जाता है ये आपके लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है इस तरह से पत्र आपको लिखना है जो है 100 शब्दों में, अथवा में दिया गया है। उसके बाद एक लघु कथा आपको लिखनी है, इसमें भी आपको जो है चॉइस मिलेगी। उसके बाद एक निबंध आपको लिखना है 80 शब्दों में, तो यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलने वाली है। तो बच्चों ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो ये था आपका कंप्लीट सैंपल पेपर हिंदी का और आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है बच्चों काफी बेनिफिशियल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए करना है सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है। और कंप्लीट जो भी सैंपल पेपर है आपका मिड टर्म का भी और जो एनुअल का, दोनों ही सैंपल पेपर जरूर करके जाइएगा आप अपने एग्जाम में। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और साइंस का सैंपल पेपर नेक्स्ट आने वाला है सो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सैंपल पेपर कराया जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।